अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। वो इसलिए कि इसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा कि अभी तक हमने किया क्या है और इन फ्यूचर हम क्या करेंगे और आपका जो नेक्स्ट वीक का टास्क वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था SLR के SLR सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, तो आप कह लें कि जैसे हम एक नॉर्मली जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसके लिए हम एक लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि इस एरिया में क्या क्या काम हो चुका है, जिस एरिया में या जिस टॉपिक पर मैं काम करने जा रहा हूँ उस एरिया में ऑलरेडी कौन कौन सी डेवलपमेंट, कौन कौन सा काम हो चुका है, कौन कौन सी स्टडीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्टिंग स्टडीज़ को रिव्यू करना और उसमें से गैप ढूंढ के अपने लिए जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जो पहले लिटरेचर मौजूद है आपके एरिया में, उसमें से गैप ढूंढना है अपने, उसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। अब सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि सिस्टमेटिकली आपने रिव्यू करना है लिटरेचर का, एक एक ख़ास मेथडोलॉजी के ज़रिए आपने लिटरेचर रिव्यू करना है। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम प्रिज्मा का फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क कह लें, प्रोटोकॉल कह लें, या प्रिज्मा की मेथडोलॉजी को यूज़ करेंगे। प्रिज्मा का फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि हमने लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है। उसके लिए मैंने आपसे फाइल भी शेयर की थी। ये प्रिज्मा की चेकलिस्ट है, ठीक है, जो हमें बताती है कि हमने लिटरेचर रिव्यू क्या कैसे करना है और इसमें कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए और हर सेक्शन में हमने क्या क्या चीज़ कवर करनी है, किस किस एरिया को कैसे कैसे कवर करना है, कैसे टारगेट करना है। अगर ऑब्जेक्टिव हैं तो ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, मेथोडोलॉजी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन सोर्स मतलब कि किस डेटाबेस को हम सिलेक्ट करें जहाँ से हम अपने आर्टिकल्स डाउनलोड कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, हमारी सर्च स्ट्रेटजी क्या होनी है, सिलेक्शन प्रोसेस कि ये आर्टिकल हम सिलेक्ट करें, जैसे हम देख रहे हैं ना, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहला हम ये चेक करते हैं कि वो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है कि नहीं है, क्योंकि हम रिव्यू ऑफ रिव्यूज़ दे रहे हैं। हम रिव्यूज़ जो है उन पर एक रिव्यू देना चाह रहे हैं, तो हमारी सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि वो SLR होना ज़रूरी है और आपके टॉपिक से रेलिवेंट होना ज़रूरी है। हम इसी चीज़ को सबसे पहले देख रहे हैं ना, और इसके लिए सबसे पहले ये देखें उसने क्या कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट की। तो हम टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले स्टेप में देख रहे हैं। दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम ओवरऑल जो स्टडी है ना उस पूरी को हम देखेंगे। जब हम सेकंड टाइम इसको रिव्यू करेंगे हम अपने आर्टिकल्स को जो हमने डाउनलोड किए हैं, ठीक है। तो ये प्रिज्मा का प्रोटोकॉल मैंने आपको कहा था कि इसको पढ़ लें। देखें, इस सेमेस्टर में हमारा एक गोल है कि हम लोग चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आपको पता लग जाए कि रिसर्च कैसे करते हैं और आप लोगों की एक आप सबका आर्टिकल पब्लिश हो जाए। तो उसके लिए आप लोगों को खुद एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों को रिसर्च करनी आ जाएगी, आपका एक आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा और एट दी एंड आपकी ग्रेड्स भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, मुमकिन है कि आप काम पेपर ही ना लें, अगर आप लोग अच्छे से काम करें तो आपके से मुमकिन है पेपर ना लें। ठीक है, इसलिए आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ पर फोकस करें और अपना आपको जो टास्क दिए जाते हैं उसको अच्छे से किया करें। अब देखिए, SLR हमने किया कि हम सिस्टमेटिकली एक ख़ास मेथडोलॉजी के तहत लिटरेचर का रिव्यू करना। फॉर एग्जांपल, आप सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू आपको आपके एरिया से रिलेटेड मिलते हैं। अगर आपको 10 सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू मिले हैं ना, तो रोज़ का एक ज़रूर पढ़ें। 10 हैं तो 10 दिन लगेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में आते तक 7 दिन हैं, तो 7 दिनों में 7 सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू अपने एरिया के आप सब पढ़ के आएंगे ना, तो आपके पास इनफ नॉलेज होगा अपने एरिया से रिलेटेड। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि MPhil है, आपके पास और भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं बाकी टीचर्स के भी, लेकिन आखिरी सेमेस्टर है जिसमें आपके पास कोर्स वर्क है, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, 5 सब्जेक्ट हैं। आप एक दफ़ा मेहनत कर लेंगे ना तो आपको फ़ायदा देगी, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। आप एटलीस्ट 2 दिन लगा के कम से कम एक आर्टिकल पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। ठीक है, ताकि आपको पता लगेगा कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने चेक करना है कि जी एरर एनालिसिस में 2010 से लेकर 2020 तक क्या काम हुआ है, तो वो एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में कंडक्ट करूँगा ना। देखें, अगर मैं खुद एरर एनालिसिस पे काम कर रहा हूँ तो मैं 20 आर्टिकल मेरे पास आएंगे, तो मैं 20 आर्टिकल्स पढ़ने की बजाय एक SLR पढ़ लूँगा जिसमें मुझे पता लग जाएगा कि इस साल से लेकर इस साल तक क्या क्या ट्रेंड्स रह चुके हैं एरर एनालिसिस में। बजाय इसके कि मैं 20 आर्टिकल पढ़ूँ, मैं वो एक SLR पढ़ लूँगा, एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू पढ़ लूँगा एरर एनालिसिस पे, जो मुझे बता देगा कि इस खास स्पेसिफिक एरिया में
2010 से लेकर फॉर एग्जांपल 2020 तक क्या क्या ट्रेंड्स, क्या क्या इसके अंदर मेथडोलॉजीज आई हैं एरर एनालिसिस में, वो चीज़ें मुझे पता लग जाएंगी। यही एक रीज़न है कि जो एस एल आर है ना उसकी साइटेशन ज़्यादा होती हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ एक। ये देखिए, ये मैं आपको ना सर मुराद की प्रोफाइल दिखाता हूँ। सर मुराद की प्रोफाइल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा साइटेशंस इस आर्टिकल पे ही हैं, जो है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। इस पे इसको 199 लोगों ने साइट किया हुआ है। उसके बाद सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है जिसको 152 लोगों ने अपने आर्टिकल में साइट किया हुआ है। और ये भी सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू जिसको 106 लोगों ने अपनी स्टडी में साइट किया हुआ है। मतलब कि देखिए, अब इस प्रोफाइल को चेक करें तो इसमें सबसे ज़्यादा साइटेशंस किसको आई हैं? सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू को। ये आपके पास एक लाइव एग्जांपल में दी है। अगर आपकी प्रोफाइल में आपके पास सिस्टमैटिक लिटरेचर व्यू आएगा तो वो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, क्यों? उसकी रीज़न क्या है, कितनी साइटेशंस क्यों आई हैं? क्योंकि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में, लिटरेचर रिव्यू जो आपके एरिया में लिटरेचर लिखा हुआ है उसका रिव्यू करना, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू सिस्टमैटिकली एक खास मेथडोलॉजी के तहत एक लिटरेचर का एक खास एरिया में जो लिटरेचर लिखा हुआ है उसका रिव्यू करना एक खास मेथडोलॉजी के तहत। मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू कितनी साइटेशन इसलिए आती हैं क्योंकि उसने सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में एक खास एरिया, एक टॉपिक के बहुत ज़्यादा डाटा को कवर किया होता है। वो कैसे? देखें, अगर ये सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू सर का है तो इसमें सर ने काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ को डिस्कस किया होगा। फॉर एग्जांपल की अगर डिस्क्रिप्शन में भी टाइटल नहीं, अभी आर्टिकल नहीं खोला, 94 स्टडीज़ को शॉर्टलिस्ट किया। वी हैव कंडक्टेड अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू ऑफ 94 शॉर्टलिस्टेड स्टडीज़। मतलब कि 94 आर्टिकल्स पर सर ने ये एक रिव्यू दिया है। इस सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में 94 आर्टिकल्स का क्रक्स पड़ा हुआ है। 94 आर्टिकल्स का डाटा एक जगह पे इकट्ठा करके वो इस एसएलआर में पड़ा हुआ है। इस एसएलआर के बैकएंड पे 94 आर्टिकल्स का डाटा यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्रॉस डोमेन के ऊपर इस आर्टिकल में एक इनफ डाटा पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा साइड करूँगा बजाय इसके कि मैं 94 स्टडीज़ को साइड करूँ। मैं इस सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू को साइड करूँगा क्योंकि इसने क्रॉस डोमेन के ऊपर जो सिस्टमैटिक लिटरेचर भी लिखा हुआ है, इसमें क्रॉस डोमेन के एरियाज़ के सारे ट्रेंड्स, उसमें जो एप्लीकेशन, उसमें वक्त के साथ साथ क्या चेंजिंग्स आएंगे, वो सारी चीज़ें इस एसएलआर ने कवर की हुई हैं। आपको पॉइंट समझ आ रहा है? इस वजह से एसएलआर्स की साइटेशन बहुत ज़्यादा आती हैं। मेरे पास ऐसे एसएलआर्स भी पड़े हुए हैं जिसको 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 13-13 हज़ार लोगों ने साइट किया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे इतने इतने लोगों ने साइट किया हुआ है, इतनी ज़्यादा साइटेशन आती हैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू को। नेक्स्ट हमने पब्लिश एंड पेरिश का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, और जिनको पब्लिश एंड पेरिश के बारे में अभी तक नहीं पता वो मेरे इसी चैनल को रिव्यू करें। उस पर कोई लास्ट वीक में मैंने वीडियो अपलोड की थी, पब्लिश एंड पेरिश का ट्यूटोरियल था, उसको देखें और उसको डाउनलोड करके उसको कैसे यूज़ करते हैं उसको मैंने ओवरऑल एक दफ़ा उसमें ब्रीफ किया हुआ है। ठीक है, आपने कीवर्ड में जाके अपने कीवर्ड्स को सर्च करें, टाइटल वर्ड्स में जाके भी अपने कीवर्ड्स को सर्च करें, और अपने टाइटल से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स को उसमें फाइंड करना शुरू करें और अपने मेटा डाटा की फाइल बनाएं। ठीक है, जिस स्टूडेंट को ये लगता है कि वो उसके पास इनफ डाटा नहीं आ रहा है, या अगर 5 आर्टिकल ही मिले हैं वो भी रेलिवेंट नहीं है, वो टॉपिक चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोगों के साथ ग्रुप में एक फ़ाइल मैंने शेयर की थी, ये वाली। आपने चेक करना है कि आपने अपना टॉपिक चेंज कर लें और मुझे बताएं, मैं इसमें अपडेट करूँगा। और चेंज किस तरह करना है, वो टॉपिक आपने लेना है जो इन 60 टॉपिक्स के अंदर मौजूद ना हो। इसके अलावा कोई नया टॉपिक अगर आपके माइंड में है, आपके पास कोई आइडिया है कि आप उस एरिया में काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप वो टॉपिक चूज़ करें, मुझे बता दें, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, आप उस पर काम करना शुरू कर दें। सॉरी, टॉपिक चेंज करने का या टॉपिक सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ ये होना चाहिए आपका कि वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं होना चाहिए, इस सारी लिस्ट में। और सेकेंडली, आपको उस टॉपिक पर इनफ डाटा मिल रहा हो कि आप उस पर एक एसएलआर कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों का टास्क क्या था? टास्क आपका ये था, आपने एक फ़ोल्डर बनाना है और मेटा डाटा की फ़ाइल बनानी है। ठीक है, इसके लिए अगर मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये है वो वीडियो, हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल एंड रन पब्लिश एंड पेरिश सॉफ्टवेयर। ये वीडियो आप लोगों ने देख लेनी जिनको पब्लिश एंड पेरिश का नहीं पता। हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट फोल्डर, ये जो फोल्डर वाली ये फाइल है ना, वीडियो है जो 2 दिन पहले अपलोड हुई है, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट फोल्डर। इसमें मैंने बताया कि ये फोल्डर और उसकी मेटा डाटा की फ़ाइल कैसे बनानी है। नेक्स्ट वीक में फ्राइडे वाले दिन जब आप लोग आएँ, तब आपके टॉपिक्स फाइनलाइज़ होने चाहिए और उसके अलावा आपकी टॉपिक से रेलिवेंट आपकी फ़ोल्डर और फ़ोल्डर आपका बना होना चाहिए, उसमें आपकी पीडीएफ की फ़ाइल और आपकी मेटा डाटा की फ़ाइल भी फाइनलाइज़ होनी चाहिए। ये काम आपका मस्ट होना चाहिए, कि डे फर्स्ट का टास्क था आपका, ठीक है? और ये मेटा डाटा की फ़ाइल और ये फ़ोल्डर फाइनलाइज़ करना है। अगर किसी का टॉपिक नहीं फाइनल, तो वो मुझसे डिस्कस कर ले, व्हाट्सएप पे मुझे डीएम करके पूछ ले कि ये टॉपिक चेंज किया है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा इस फाइल में भी, ठीक है? ये टॉपिक्स वाली फाइल है, इसमें भी मैं अपडेट करके रख दूंगा। और साथ ही साथ वो मुझे बता दे कि इस पर उसको डाटा मिल जाए और वो इस टॉपिक पर काम करने के लिए मुतमिन है, तो मुझे बताए, मुझे कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने खुद बताना है, अगर कोई और चेंज करना चाहता है, जिसने चेंज करना है वो अभी कर ले एक आधे दिन में और मुझे बता दे। मुझे नेक्स्ट क्लास में ये आपका फ़ोल्डर और आपकी मेटा डाटा की फ़ाइल मुझे आप लोगों से चाहिए, ये हर हाल में चाहिए। उसके बाद पहला टास्क क्या है, मेटा डाटा की फ़ाइल और फ़ोल्डर। दूसरा टास्क ये है कि ये आज की खूबसूरत तरीन प्रेजेंटेशन थी हमारी। अच्छा, तो आप लोगों ने ये वाली जो प्रॉम्प्ट्स बनाई थी आज क्लास में, ठीक है? मुझे नेक्स्ट क्लास में ये आपकी ये वाली प्रॉम्प्ट्स चाहिए। अभी तक मैंने जो 2 टास्क बताए हैं ना आपको, ये वाली आपकी प्रॉम्प्ट्स फाइनलाइज़ चाहिए मुझे, और मेटा डाटा की फ़ाइल और फ़ोल्डर। ये वो काम है जो इस वीक आपने करना ही करना था, लेकिन आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, जिस वजह से आपकी एब्सेंट्स लगी हैं। ये पुराना काम है, ये दोनों जो है ना, जिसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल्ड कर रहा हूँ, ये वो काम था जो इस वीक आपने हमें जमा करवाना था, लेकिन आप लोगों में से 90% बच्चों ने नहीं किया, ठीक है? तो ये काम आप लोगों ने करना ही करना है, एक मेटा डाटा की फ़ाइल और फ़ोल्डर बनाना है और ये वाली रिसर्च क्वेश्चंस की प्रॉम्प्ट बनानी है। ये 2 टास्क हो गए आपके। तीसरा टास्क क्या है? मर्जर प्रॉम्प्ट बनानी है, जो आपकी आपकी जो रिसर्च क्वेश्चंस की प्रॉम्प्ट है ना, उसको मर्ज करेगा। अब वो कैसे बनानी है, वो मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये प्रॉम्प्ट आ गया, रिसर्च क्वेश्चन प्रॉम्प्ट 1, मतलब कि फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाई है, वो दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आ गई, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने इस प्रॉम्प्ट को पकड़ा और मैंने इसको 5 आर्टिकल्स पे रन किया, तो मेरे पास हर आर्टिकल की अलग-अलग आउटपुट आई, तो टोटल कितनी आउटपुट्स बनेंगी? 5। अगर मैंने 5 डिफरेंट आर्टिकल्स पे रन किया, तो मेरे पास कितनी आउटपुट्स बनेंगी? 5 आउटपुट्स। 5 आउटपुट्स बनी, ठीक है? अब इन 5 आउटपुट्स को मैंने एक जगह पे कंबाइन करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 5 आर्टिकल्स में से, पाँचों आर्टिकल्स में से मैंने एप्लीकेशंस फाइंड आउट की, कि पहले आर्टिकल में कौन-कौन सी एप्लीकेशन को डिस्कस किया है। जैसे ये वाली जो प्रॉम्प्ट है, हाउ डिफरेंट एप्लीकेशंस द फ्री हायर डिमांड ओवर टाइम, एप्लीकेशंस को डिस्कस किया हुआ है ना, कि कौन-कौन सी एप्लीकेशन को डिस्कस किया गया, लेट्स सपोज़। तो पहले एसएलआर में कोई 5 एप्लीकेशंस होंगी, दूसरे में 3, चौथे में 5, फिर 5 में फिर 2 एप्लीकेशंस को लेट्स सपोज़ डिस्कस किया है। तो पाँचों आर्टिकल्स के जो रिज़ल्ट है उसको एक जगह पे कंबाइन तो करना है ना हमें। उनको कंबाइन करने के लिए हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है? तो उस वो जो प्रॉम्प्ट है ना, वो आप लोगों ने बना कर लानी है। अब इन प्रॉम्प्ट्स का मकसद क्या है? मैं आपको आज का लेक्चर भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनको नहीं था समझ आया, ठीक है? देखें, हम लोग चाहते हैं कि हर स्टेप की हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आ जाए। एट द एंड क्या होगा कि हम लोग एक बटन प्रेस करेंगे और 10 मिनट बाद हमारे पास आर्टिकल निकलेगा। हमारे पास एक पूरा जो वर्क फ्लो बन जाएगा ना, कि मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अच्छे से समझा सकूँ। मैं कोशिश कर सकता हूँ सिर्फ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, अल्लाह खैर करे, ये मेरी ये पहला नोड है या पहला ऑपरेटर पड़ा हुआ है या पहला फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, हाँ, फ़ोल्डर कह रहे हैं आप इसको। ये फ़ोल्डर है जिसमें मेरी पीडीएफ्स की फ़ाइल और मेटा डाटा की फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है? ये वो फ़ोल्डर है जिसमें पीडीएफ
और मेटा डाटा की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से इनपुट डाटा जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 4 रिसर्च क्वेश्चंस की प्रॉम्प्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। और जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज कि यहाँ पर 10 आर्टिकल हैं, तो उन 10 आर्टिकल्स पर ये चारों की चारों प्रॉम्प्ट्स रन होंगी और जो इसकी आउटपुट आएगी वो आगे यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब रिसर्च क्वेश्चन 1, अब यहाँ पर जो 4 प्रॉम्प्ट्स बनी थी ना, वो 10 के 10 आर्टिकल्स पर रन होंगे, तो हमारे पास आउटपुट में कितने आंसर्स आ जाएंगे, 40। ऐसे ही है, क्योंकि एक आर्टिकल 10 एक प्रॉम्प्ट जो है ना 10 आर्टिकल पर रन होंगी, 10 आउटपुट्स, 4 प्रॉम्प्ट 10 आर्टिकल पर रन होंगी, तो हमारे पास 40 आउटपुट्स आ जाएंगी। अब 40 आउटपुट्स जब हमारे पास आएंगी, तो ये इन 40 आउटपुट्स को हमने मर्ज तो करना है ना, तो उसके लिए हमें फिर दोबारा 4 प्रॉम्प्ट्स चाहिए। 4 प्रॉम्प्ट्स होंगी, जो फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन की जो प्रॉम्प्ट होगी उसकी जो 10 आउटपुट्स आई होंगी, 10 आर्टिकल्स पर रन करने के बाद उसको एक जगह पे मर्ज करेंगी इस स्टेज पे, ठीक है। और बाकी 10 रिसर्च क्वेश्चन 2 की जो आउटपुट्स 10 आर्टिकल से होंगी, उन 10 के 10 आउटपुट्स को एक जगह पे मर्ज करेंगे। इस तरह चारों रिसर्च क्वेश्चन की जो आउटपुट्स आएंगे उनको एक ही जगह पे मर्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ से मेटा डाटा और PDF का फोल्डर उठाएंगे, उस पर रिसर्च क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, उसकी जो आउटपुट आएगी उसको यहाँ पर मर्ज करेंगे। अब हमारे पास मर्ज करने के बाद टोटल 4 फाइल्स बनेंगी। अब उन चारों फाइलों को एक जगह पे कंबाइन करेंगे तो हमारा एक फाइनल आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पर एक जगह पे एक फाइनल आउटपुट हमारी निकल आएगी, इस नोड पर आकर, इस स्टेज पर आकर हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगी, ठीक है। तो जब हमारे पास ये प्रॉम्प्ट्स बनी होंगी ना, तो एक बटन प्रेस करेंगे, सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, जैसे रैपिड माइनर में रन का बटन होता है, हम रन का बटन प्रेस करेंगे तो खुद ही 5 मिनट के बाद इस पर सारा प्रोसेस रन होकर तो हमारे पास हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है ना। यहाँ पर आउटपुट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। फिर इस जो आउटपुट है इसकी बेसिस पर हम ऐसी प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि हमारा जो एनालिसिस है, हमारी जो फाइंडिंग है, उसकी बेसिस पर हमें GPT खुद ब खुद हमें इंट्रोडक्शन लिख देगा। ये इंट्रो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस सारे डाटा की बेसिस पर हमारे पास उसकी मेथडोलॉजी, उसका टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, वो हर चीज़ की प्रॉम्प्ट बनेगी। जब हर चीज़ की हमारे पास प्रॉम्प्ट बनेगी, ये देखें, जब हर स्टेप की हमारे पास प्रॉम्प्ट बन जाएगी, तो हमारा जो सारा प्रोसेस है आर्टिकल जो SRR बनने का, सारा ऑटोमेट हो जाएगा। फिर एक क्लिक की दूरी पर हमारे पास आर्टिकल बन के बाहर आते जाएंगे। हमारा ये एक आइडिया है, एक हाइपोथेसिस है जिस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस आइडिया को, जो हम जिस पर हम काम कर रहे हैं, अगर ये आइडिया वर्क कर जाए, तो आप खुद सोचेंगे कितना कितना बेहतरीन हो जाएगा, कितनी चेंज आ सकता है कि यार, मतलब कि हमने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा देंगे और आउटपुट में हमारे पास आर्टिकल बन के आ जाएगा कि AI की कितनी बड़ी यूटिलाइजेशन हो जाएगी। मतलब कि हम AI को इस तरह यूटिलाइज करना चाह रहे हैं कि हम एक पब्लिकेशन फैक्ट्री हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मैंने अब आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि अभी तक हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने अभी तक किया क्या है और इन फ्यूचर हम क्या करेंगे और आप लोगों के टास्क क्या हैं। टास्क आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। फोल्डर, मेटाडाटा की फाइल, उसके बाद रिसर्च प्रॉम्प्ट्स, रिसर्च क्वेश्चंस की प्रॉम्प्ट है, और ये वाली मर्जर प्रॉम्प्ट, ये जो मर्ज करेगी इसके आंसर्स को, फिर इसके आंसर को जो मर्ज करेगी लैदर प्रॉम्प्ट, इसके आंसर को जो मर्ज करेगी लैदर, इसके आंसर को जो मर्ज करेगी लैदर प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये तीनों टास्क आपने नेक्स्ट क्लास में आपने सबमिट करवाने हैं, तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। अदरवाइज इस वीक की तरह आपकी नेक्स्ट वीक में भी अटेंडेंस नहीं लगेगी। मैं लेक्चर यहाँ पर एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।